निधि अपने ससुराल में बहुत खुश थी। वो सुबह सुबह तैयार होकर खुद से बात करती है। अभी माँ जी बाहर गई हुई है, माँ जी के घर आने से पहले ही मैं चली जाती हूँ, क्योंकि अगर माँ जी को ये पता चला ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो वो मुझे कहीं भी जाने नहीं देंगी। ऊपर से माँ जी मुझे सुना सुना कर मार देंगी। यही सही रहेगा कि माँ जी के आने से पहले ही चली जाऊं। निधि जल्दी से तैयार होती है और अपनी सास के आने से पहले ही अपनी ननद सुमन के घर चली जाती है। अच्छा हुआ भाभी आप आ गई, मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही थी, मिलने का भी बहुत मन हो रहा था। तभी तो दीदी मैं यहाँ आपसे मिलने के लिए आई हूँ। सुमन अपनी भाभी के साथ बैठकर बात कर रही होती है। तभी वहाँ सुमन की सास रेखा आती है और निधि को देखकर कहती है, बहू तूने बताया नहीं कि तेरी भाभी आई है? माँ जी भाभी तो अभी आई है, और भाभी आई तो मैं इनसे बात करने लगी। बातें करते करते ना समय का पता ही नहीं चला। वैसे मानना पड़ेगा तेरी भाभी को, तेरी भाभी है तो बहुत सुंदर। अच्छा बहू, तू अपनी भाभी की खातिरदारी करेगी या फिर ऐसे ही बिठाकर बातें करती रहेगी? हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी भाभी के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। माफ करना भाभी, मेरे ना दिमाग से ही निकल गया। आप यहाँ बैठकर माँ जी से बात करो, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। सुमन तुरंत वहाँ से चली जाती है खाना बनाने, और उसके बाद सुमन की सास और निधि दोनों बैठकर बातें करते हैं। सुमन सबके लिए खाना बनाकर खाने के टेबल पर लगाकर सभी को बुलाती है। कुछ देर बाद सब लोग आ जाते हैं और साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाने पीने के बाद जब निधि जाने लगती है, भाभी आप आई और एक ही दिन में जा रही हो, अच्छा नहीं लग रहा है। कम से कम कुछ दिन तो रुकना चाहिए था आपको। वही तो निधि बहू, तू घर आई तो जैसे पूरे घर में रौनक ही आ गई थी। अब जा रही है तो दिल ही नहीं मान रहा, मन कर रहा है कि तुझे यहीं रोक लूं। माँ जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। लग ही नहीं रहा कि मैं आप सबसे पहली बार मिल रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि हम तो हर रोज मिलते ही रहते हैं। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही बहू। वैसे नई बहू तो कहीं आती जाती है नहीं, लेकिन तूने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। सुमन को भी काफी दिनों से बहुत अकेला महसूस हो रहा था। अब सुमन को भी अच्छा लग रहा होगा, क्यों बहू? हाँ माँ जी। वैसे भाभी अब कब आना होगा यहाँ पर? देखते हैं, अब जब भी यहाँ आना हुआ ना तो रुक कर ही घर जाऊंगी। लेकिन अभी मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। वहाँ माँ जी भी मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है बहू, ध्यान से जाना। सबसे मिलने के बाद निधि वापस अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ निधि की सास रमा उसका इंतजार कर रही थी। वो जैसे ही घर में कदम रखती है, रमा बौखलाते हुए कहती है, बहू तो क्या भूल गई है कि अब तेरी शादी हो गई है, तो अब कोई कमारी नहीं है जो कहीं भी घूमती रहेगी। तेरी शादी को अभी 1 ही महीना हुआ है और तू इस तरह हर जगह घूम रही है। वैसे जरा बताएगी तू गई थी कहाँ, वो भी मुझे बिना बताए? माँ जी वो मैं ना सुमन दीदी के घर गई थी उनसे मिलने। मेरा उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा था ना, इसलिए। क्या तू मेरी बेटी के ससुराल चली गई, वो भी मुझे बिना कुछ बताए? अरे तेरी शादी को अभी महीना भर हुआ है और तू यहाँ वहाँ घूमने लग गई। तू जानती नहीं क्या कि नई बहू को कम से कम 1.25 महीने कहीं नहीं जाना होता है? माँ जी मैं कोई यहाँ वहाँ तो घूम नहीं रही थी, मैं तो बस अपनी ननद के ससुराल ही गई थी। तू तो मेरी बेटी के ससुराल चली गई, लेकिन तूने ये नहीं सोचा कि तेरे वहाँ जाने से वहाँ पर सब लोग क्या सोच रहे होंगे। मेरी बेटी को न जाने क्या क्या सुनना पड़ रहा होगा, और न जाने लोग कैसी बातें बना रहे होंगे कि अभी बहू को महीना भर हुआ नहीं और वो इधर उधर घूमने लगी। अरे कटवा दी तूने मेरी नाक। माँ जी आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं वहाँ गई थी जरूर, लेकिन वहाँ जाने से सबको अच्छा ही लगा। यहाँ तक कि सुमन दीदी की सास ने तो मेरी तारीफ भी बहुत की। मुंह पर तो हर कोई तारीफ ही करता है बहू, कोई किसी के मुंह पर बुराई थोड़ी ना करेगा। लेकिन तेरी पीठ पीछे ताने तो मेरी बेटी को ही सुनने पड़ रहे होंगे ना। बेचारी मेरी बेटी। माँ जी मैं आपकी बेटी के लिए ही तो उनके घर गई थी। बहू तो अब अपनी गलती को ऐसे बातें बनाकर ढक मत। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुझे मेरी बेटी के ससुराल जाने की जरूरत क्या पड़ गई। अरे घर पर तुझे कीड़े काट रहे क्या? माँ जी आप ना कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रही हो। अपनी बेटी से ही पूछ लो, मैं वहाँ कुछ गड़बड़ करने नहीं गई थी जो आप मुझे इतना सुना रही हो। क्या पूछो अपनी बेटी से? तू तो करके आई ना जो तुझे करना था।
मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा तूने? तुझे तो हमेशा अपनी मन की ही करनी है। अरे लेकिन माँ जी। लेकिन क्या बहू, तुझे वहाँ किसी ने बुलाया ही नहीं। जब तुझे किसी ने बुलाया नहीं था तो तू मुंह उठाकर वहाँ चली कैसे गई? खुद की और हमारी दोनों की ही बेइज्जती करवा दी तूने। अब मिल गई ना खुशी तुझे। रमा अपनी बहू को बहुत खरी खोटी सुनाई जा रही थी और निधि की एक भी बात सुनी नहीं रही थी। निधि को अपनी सास की बातों का बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से अपने कमरे में रोते हुए चली जाती है। तभी वहाँ रमा का बेटा दीपक आता है और ये सब सुनकर कहता है, माँ बस भी करो। आप जिसको इतना सुना रही हो ना, आपको पता भी है आज उसकी वजह से आपके लिए कितनी अच्छी चीज हुई है। मेरे लिए क्या अच्छी चीज होगी? मेरी बेटी के ससुराल में तो मुंह दिखाने लायक छोड़ा नहीं तेरी बीवी ने, और तू कह रहा है कि अच्छी चीज होगी। माँ भूल गई क्या जिस बेटी के बारे में आप इतना बोल रही हो? जब कुछ दिन पहले उसने आपसे पैसे मांगे थे तो आपके पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे, और जब आपने मुझसे मांगे तो मेरे पास भी नहीं थे। हाँ तो क्या हुआ? मेरी बेटी ने पैसे क्या मांग लिए? बहू तो सीधा उसके ससुराल ही चली गई। अरे उसकी ससुराल जाकर बहू ये जताना चाह रही थी क्या कि उसने पैसे मांगकर कितनी बड़ी गलती की है? यही तो कह रहा हूँ माँ, मैं निधि कोई अपनी मर्जी से नहीं गई थी और ना ही वो किसी को ये जताने गई थी कि सुमन ने पैसे मांगकर गलती की है, बल्कि निधि आपकी बेटी के ससुराल उसकी मदद के लिए गई थी। निधि के पास पैसे थे तो वो खुद गई थी सुमन को पैसे देने। तू झूठ बोल रहा है। तू बस अपनी बीवी को बचाना चाहता है, इसीलिए ये सब मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। पर मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है, समझा तू? माँ मुझे आपसे झूठ बोलकर कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, वो सच जो मुझे निधि ने बताने से मना किया था। लेकिन आपकी ये हरकतें देखकर मुझसे अब और चुप नहीं रहा गया। लेकिन सच जाने के बाद भी आपको झूठ लग रहा है। ऐसा करो, आप खुद अपनी बेटी या बेटी के ससुराल वालों से पूछ लो। सारी बात पता चलने के बाद रमा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे अपने किए पर काफी पछतावा भी होता है। वो निधि से माफी मांगने के लिए उसके कमरे में जाती है जहाँ निधि रो रही थी। ये देखकर रमा कहती है, बहू सच में तू बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तू इस घर के बारे में कितना कुछ सोचती है, हमेशा घर का भला चाहती है, लेकिन मैंने आज तुझे इतना कुछ सुनाकर बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दे बहू। नहीं माँ जी, आपने कुछ गलत नहीं किया और मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। वैसे मैं वहाँ सिर्फ ननद जी की मदद के लिए गई थी, लेकिन आपने तो मुझे ऐसे सुनाया जैसे मैं वहाँ ननद जी का घर तोड़ने गई थी। बहू मैं बस इसलिए गुस्सा हो गई क्योंकि बेटी के ससुराल से कोई बुलावा नहीं आया था, और ऐसे किसी के भी घर बिन बुलाए जाना अच्छा नहीं लगता। ऊपर से तेरी नई नई शादी हुई है, वहाँ पर सब लोग तेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे क्या नहीं, बस यही सोच के मैं भड़क गई थी। माँ जी, अब भी आपको यही दिख रहा है कि मैं आपकी बेटी के ससुराल में बिन बुलाए चली गई? सच में मेरी ही गलती है, मुझे नहीं जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। निधि को अपनी सास की बातों का बुरा तो लगता है पर वो कुछ नहीं कहती। उसी शाम सुमन अपनी सास के साथ निधि के घर आती है और आते ही निधि को गले लगा लेती है। थैंक यू भाभी, सच में आपकी वजह से मेरी बहुत मदद होगी। आप नहीं होती तो न जाने क्या होता मेरा। ननद जी आप यहाँ कैसे? और माँ जी आप भी इनके साथ यहाँ कैसे? हमने तो बुलाया नहीं आप लोगों को। आप यहाँ बिना बुलावे कैसे आ सकते हैं? ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। बहू ये क्या बोल रही है? ये सुमन की सास है और तू सुमन की सास से ऐसे कैसे बोल सकती है? वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में? माँ जी ये क्या बात हुई? अरे जब मैं सुमन दीदी के घर गई थी तब भी आपने यही कहा था ना कि बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। न जाने मेरी बेटी के ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे। अब जब ये लोग हमारे घर आए तो हमें भी यही सोचना चाहिए ना। अरे हमें भी तो सोचने का मौका मिलना चाहिए ना। ये सब क्या हो रहा है? कोई हमें कुछ बताएगा? माँ जी अब आप ही बताओ। मेरी सास कह रही है कि मैं आपके घर बिन बुलाए चली गई तो आप लोग मेरी पीठ पीछे बात कर रहे होंगे, तो आप भी बिन बुलाए आए हो, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना। लो भाई कर लो बात। अपनों के घर भी आने के लिए इजाजत की जरूरत होती है क्या? बेटी के ससुराल बहू आए या बहू के ससुराल बेटी, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। रेखा की बात ने रमा को सच में अपनी गलती का एहसास करवा दिया था।
जिसके बाद रमा सबके सामने निधि से माफी मांगती है और उनका पछतावा देख निधि अपनी सास को माफ भी कर देती है। सास की अनोखी बीमारी। आरती की अभी नई नई शादी हुई थी और वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे बिल्कुल वैसी ही सास मिली थी जैसा वो चाहती थी। पर ये क्या, शादी के अगले दिन ही उसकी सास सोना उसके कमरे में आकर उस पर बरसने लगती है। करम जली कहीं के, सुबह के 10 बज गए हैं और तू अभी तक आराम से घोड़े बेच कर सो रही है। तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या? अपनी सास की ऊंची आवाज सुनकर बेचारी आरती डरती हुई उठ जाती है और अपनी सास का रौद्र रूप देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शादी से पहले माँ जी कितनी अच्छी थी, शादी होते ही माँ जी को क्या हो गया? ये अपना रौद्र रूप मुझे इतनी जल्दी क्यों दिखा रही हैं? सही कहते हैं सब, सास सिर्फ दिखने में अच्छी होती है, हकीकत में नहीं। सोना अपनी बहू को खरी खोटी सुना ही रही होती है कि तभी वहाँ उसका बेटा पवन आ जाता है। माँ शांत हो जाओ, हमारी कल ही शादी हुई है। बेचारी आरती बहुत थक गई थी और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए सो रही थी। मैंने ही कहा था आरती को आराम करने के लिए। मैंने सोचा था बहू के आने के बाद घर के काम बहू करेगी, पर यहाँ तो शादी के बाद भी मुझे ही घर के सारे काम करने पड़ रहे हैं। शादी के बाद तो मेरा बेटा भी जोरू का गुलाम हो गया। मेरा तो करम ही फूट गए ऐसी बहू पाकर। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस तरह से सोना वहाँ से अलग अलग रंग दिखाती हुई चली जाती है। तो वहीं आरती भी फटाफट उठकर तैयार होने लगती है। तभी पवन आरती से कहता है, आरती तुम डरो मत, तुम्हें बहुत जल्द इसकी आदत हो जाएगी। किस चीज़ की आदत पवन जी? वो दरअसल ना मेरी माँ को एक अनोखी बीमारी है, टाइप्स ऑफ सासू माँ बनने की। कभी माँ अच्छी सास बन जाती है तो कभी खड़ूस, कभी पुलिस सास तो कभी डॉक्टर भी बन जाती है। और आज माँ ने ना खड़ूस सास का रोल लिया है, इसलिए वो आज पूरा दिन तुम्हें परेशान करेगी। तुम ना अपना थोड़ा ख्याल रखना। अपनी सास की अनोखी बीमारी के बारे में जानने के बाद अब आरती भी खुद को उस माहौल में ढालने की कोशिश करती है। समय के साथ सोना भी कभी गूंगी सास बनती तो कभी बड़बोली सास। पर सोना आज क्या बनी है? आइए देखते हैं। माँ जी, खाने में क्या बनेगा जल्दी से बता दीजिए, पवन जी को ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। आरती बार बार सोना को आवाज़ देती है, पर सोना आरती की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप से न्यूज़पेपर पढ़ती है। ये माँ जी को क्या हो गया, मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? आज कौन सी बीमारी लगी है इनको? इतना बोलकर आरती अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास को आवाज़ देती है, पर फिर भी सोना कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद आरती अपनी सास के हाथों से न्यूज़पेपर छीन लेती है और कहती है, माँ जी आपको क्या हो गया है? मैं कब से आपको आवाज़ दे रही हूँ, पर आप है कि मेरी सुनी नहीं रही। बहू, यह क्या बदतमीजी है? तूने मेरा न्यूज़पेपर क्यों छीना? और तू सिर्फ अपने लिप्स क्यों हिला रही है? कुछ बोल क्यों नहीं रही? तेरी आवाज़ चली गई है क्या? अब आरती समझ जाती है कि आज उसकी सास बहरी सास बनी है, इसलिए आरती आज अपनी सास से कोई बात नहीं करती। अब इसी तरह से आए दिन सोना कुछ ना कुछ बनती और एक दिन फिर सोना पुलिस वाली बन जाती है। अब जैसे ही उसकी बहू अपने कमरे से बाहर निकलती है, वैसे ही सोना उसके हाथों में हथकड़ी पहनाकर उसे एक बड़े से पिंजरे में बंद कर देती है। मिस आरती, तुम्हें क्या लगा था तुम जुर्म करके बच जाओगी? तुम नहीं जानती कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मुजरिम कितना ही छुपने की कोशिश क्यों ना कर ले, पर कानून उसे पकड़ ही लेता है। माँ जी, आपके हाथ कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ आप मुझे वहाँ से पकड़ ही लेती हैं और बार बार इस लॉकअप में डाल देती हैं। माँ जी, आपको कितनी बार बोलूँ कि मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, बल्कि आपकी बहू हूँ। क्यों? मेरी बहू क्या कोई मुजरिम नहीं हो सकती? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें सब्जियों का मर्डर करते हुए। माँ जी, मैं सब्जियों का मर्डर नहीं कर रही थी, बल्कि सब्जी काट रही थी आपके खाने के लिए। देखिए माँ जी, आज ना मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आज मुझे आपके साथ ये खेल नहीं खेलना, इसलिए आप मुझे लॉकअप से बाहर निकालिए ना। आरती बार बार अपनी सास को बोलती रहती है कि वो उसे लॉकअप से बाहर निकाल दे, पर सोना उसे लॉकअप से बाहर निकालती ही नहीं और हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। अपनी सास से परेशान आरती
मैं क्या करूं माँ जी का। एक तो पता नहीं इन्हें ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल जाती है। आखिर ये फालतू की चीज़ें लेकर कहाँ से आती है। कहाँ मिला इन्हें इतना बड़ा लॉकअप। बेकार में ही मैं अपने कमरे से निकली। इससे अच्छा तो मैं कमरे में ही रहती, तो कम से कम इस लॉकअप में बंद तो नहीं होना पड़ता। इस तरह से आरती अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। शाम को पवन आकर आरती को लॉकअप में देखता है और जल्दी से उसे बाहर निकालता है। पवन जी, ये माँ जी की कैसी अनोखी बीमारी है। मैं माँ जी की इस बीमारी से परेशान हो चुकी हूँ। मैं समझ सकता हूँ आरती, माँ की इस अनोखी बीमारी से तुम कितनी परेशान हो। हमें तो अब आदत पड़ चुकी है, बहुत जल्दी तुम्हें भी हो जाएगी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोना अपने कमरे में बैठकर आराम से हंसते हुए अपनी दोस्त से बात कर रही थी। अरे यार, तुझे क्या बताओ, मुझे ना अपनी बहू को परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है। घर में सबको यही लगता है कि मुझे कोई अनोखी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। पर इन लोगों को कौन बताए कि ये सब तो मैं जानबूझकर करती हूँ। किसी को मुझ पर शक ना हो, इसलिए मैंने ये हरकत अपने बेटे की शादी से पहले ही शुरू कर दी थी। अरे पर तू ये सब क्यों कर रही है? ताकि मेरी बहू से कभी लड़ाई ना हो सके, और कभी लड़ाई हो भी तो बेचारी अपना ही माथा पीटती रहे। सच में सोना, क्या दिमाग पाया है तूने। वैसे तू कल क्या बनने वाली है? वैसे कल ना मैं पागल सास बनने वाली हूँ। अब आएगा मज़ा। बेचारी मेरी प्यारी बहू अपनी पागल सास को संभालेगी। मैंने तो सोच लिया है कि किस तरह मुझे अपनी बहू को परेशान करना है। इस बात से बेखबर सोना कि उसकी सारी बात उसकी बहू आरती सुन रही है, वो आराम से अपनी सहेली से बात कर रही होती है। अब आरती को पता चल जाता है कि उसकी सास को कोई अनोखी बीमारी नहीं है, बल्कि वो ये सारी हरकतें आरती को परेशान करने के लिए कर रही है। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं माँ जी, अगर आप शेर हैं तो मैं भी सवा शेर हूँ। बनिए कल पागल सास। देखिए तो कल कैसे मैं आपका पागलपन और आपकी अनोखी बीमारी दोनों को ठीक करती हूँ। अब ऐसे ही अगले दिन प्लान के मुताबिक सोना पागल सास बनने का ढोंग करती है और बार बार अपनी बहू को परेशान करने लगती है, जिसके बाद आरती घर में कुछ पागल डॉक्टर को बुला लेती है। अच्छा हुआ डॉक्टर जो आप समय पर आ गए। मेरी सास तो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। आप जल्दी से इन्हें पागल खाने ले जाइए। क्या पागल खाने? अरे बहू, तेरा दिमाग तो सही है ना। डॉक्टर, मैं कोई पागल नहीं हूँ। माँ जी, हर पागल यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। पवन बेटा, मैं सच में पागल नहीं हूँ। मैं ये सब बस बहू को परेशान करने के लिए करती थी। अब तू ही बहू से बोलना कि डॉक्टर को वापस जाने को कहे। मैं पागल खाने नहीं जाऊंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। माँ, मुझे और आरती को अच्छी तरह से पता है कि आप बिल्कुल ठीक है। कल जब आप अपनी दोस्त से बात कर रही थी ना, तब आरती ने आपकी सारी बात सुन ली थी। बस तभी आरती और मैंने प्लान बनाया आपको सुधारने के लिए, और ये सब कुछ हमारे ही प्लान का हिस्सा था। माँ जी, अब आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे कभी भी इस तरह से परेशान नहीं करोगी। अगर आपने इस तरह से अब मुझे परेशान किया ना, तो मैं सच में आपको पागल खाने भेज दूंगी। बहू, अब तो मैं तुझे सपने में भी परेशान नहीं करूंगी। अब सोना की अनोखी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उस दिन के बाद कभी भी सोना आरती को परेशान करने का सोचती भी नहीं। रीना एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। उसने 12वीं तक पढ़ाई की थी। गांव में कॉलेज न होने के कारण रीना आगे पढ़ नहीं पाई, पर वो बचपन से ही अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। बिटिया, देखते ही देखते तुम इतनी बड़ी हो गई। अब तुम्हारे ब्याह की चिंता होने लगी है। माँ, शादी वादी सब बाद में। पता है, पास वाली सरोज दीदी शहर से ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके आई हैं। पहले हम उनसे ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहते हैं। अरे क्या करोगी ये सब सीख के? हम भी ना अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलेंगे माँ, खूब पैसे कमाएंगे। ये सब कहाँ से सुन सीख लिया तुमने? दीदी बता रही थी शहर में ये सब काम का हजारों रुपए मिलते हैं। अरे क्या पता तुम्हारी शादी कहाँ होगी बिटिया। ये सब हम कछु नहीं जानते माँ। अच्छा भाई, ब्याह से पहले सीख लेना बस। मेरी अच्छी माँ।
रीना 3 महीने का ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लेती है। उसके कुछ ही दिन बाद उसकी शादी पास ही के शहर में रहने वाले रमेश से हो जाती है। एक दिन रमेश की माँ रमा कहती है, अरे वाह बहू, तुम खाना तो बहुत अच्छा बना लेती हो। आपको पसंद आया माँ जी? हाँ, स्वादिष्ट है। आज पहली बार तुमने अपने हाथों से इस घर में रसोई बनाई है। बताओ, नेग में क्या लोगी? नेग? तभी रमा के पति नवल कहते हैं, हाँ भाई, पहली बार नई बहू के हाथ का खाना खाते समय उसे कुछ उपहार दिया जाता है। सच? हाँ हाँ, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो माँ जी, मैंने ब्यूटी पार्लर का काम सीखा है। मैं अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। क्या? इस घर में यह सब नहीं होगा। ये क्या कह रही हो बहू? हमारे घर की बहू ये सब काम नहीं करेगी। इस पे बुराई क्या है माँ जी? अभी ये बात छोड़ो ना रीना, शांति से खाना खाओ। रमेश और रीना अपने कमरे में बैठे हैं। तुम्हें खामखा ऐसी बात करने की क्या जरूरत थी, जो माँ बाबूजी इतना नाराज हो गए। अरे आप भी ना, इसमें बुराई क्या है? अरे पर मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, तुम्हें क्या जरूरत है कुछ काम करने की? आप अकेले कमाते हैं, हम दोनों काम करेंगे तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। देखो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर माँ बाबूजी को मनाना तुम्हारा काम है। लगता है माँ सही कहती थी, मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। रीना यही सब सोचते सोचते सो जाती है। अगली सुबह, देखो रीना, तुम एक अच्छी बहू बनकर रहो। हम तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, पर ये पार्लर की बात अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? पर माँ जी, बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। कई दिन बीत जाते हैं। रीना मायूस होकर अपने आप को समझा लेती है। एक दिन शाम को रमेश दफ्तर से जल्दी घर आ जाता है। जल्दी आ गया बेटा? बहुत परेशान लग रहा है, क्या हुआ? माँ, मेरी नौकरी चली गई। क्या? कैसे बेटा? कंपनी को घाटा हो गया माँ, एक साथ कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। हे भगवान, अब क्या होगा? रमेश को कई दिनों तक नौकरी नहीं मिलती। घर में पैसों की तंगी होने लगती है। माँ जी, आस पड़ोस की औरतों को घर में ही बुलाकर अपना पार्लर का थोड़ा बहुत काम कर लूं। मुश्किल समय में 4 पैसों की जुगाड़ हो जाएगी। पैसों की जरूरत तो है बहू, पर तेरा ऐसे काम करना। तो क्या हुआ माँ जी, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अच्छा चल ठीक है। रीना घर के बाहर ब्यूटी पार्लर का बोर्ड लगा देती है और घर में ही एक कुर्सी और मेज लगाकर पार्लर का काम शुरू कर देती है। सुनिए जी, आप ज़रूरी सामान सही भाव में देखकर अगर ला दे, कुछ पर्चे बनवाकर छपवा दें, तो शायद ज़्यादा लोग आने लगेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, इससे मेरा मन भी लगा रहेगा। कल से ही मैं भी तुम्हारे ब्यूटी पार्लर का पार्टनर बन जाता हूँ। आप पार्टनर क्यों, मालिक बन जाइए, बस ये काम चल पड़े। कोशिश करते हैं। जब तक कोई नौकरी नहीं है, मैं भी अपनी मार्केटिंग की खूबी यहाँ आजमा लेता हूँ। देखते ही देखते उसकी अच्छी आमदनी होने लगती है और पैसे की तंगी खत्म हो जाती है। 2 महीने बाद, बहू, तुम्हारी इस खूबी की बदौलत हमने कठिन समय को हंसते हंसते गुजारा है। हाँ, अब रमेश से कह के पास ही तुम्हारा ब्यूटी पार्लर भी खुलवा देंगे। सच माँ? हाँ बेटी, मैंने तो जमीन भी देख ली है पार्टनर। शिक्षा, कोई भी काम छोटा नहीं होता। हर किसी को स्वावलंबी बनने का प्रयास करना चाहिए। ये कहानी है सुंदरगढ़ में रहने वाली रीना की। रीना के पास एक विशेष तरह की माला थी, जिसे पहनकर वो किसी भी निर्जीव वस्तु से बात कर सकती थी। कभी सब्जियां, कभी टेबल, तो कभी पक्षी। सभी रीना से बातें किया करते थे। रीना की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ एक दिन रीना माला निकालकर पहन लेती है। बहुत दिनों से मैंने ये माला नहीं पहनी,
देखती हूँ यहाँ की वस्तुएं कैसे बात करती हैं। कि तभी सामने रखी अलमारी बोल पड़ती है। अरे रीना, कितने दिनों से तुमने बात नहीं की। मुझे तो तुम्हें बहुत सारी बात बतानी है। अच्छा, कौन सी बात? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कोई दिमाग परेशान तो नहीं कर रहा? अरे मेरी परेशानी की छोड़ो, जरा अपना सोचो। रोज तुम पार्क में टहलने जाती हो तो तुम्हारी सास मुझे खोलकर तुम्हारी पर्सनल डायरी पढ़ती है और तुम्हारे मेकअप का सामान भी इस्तेमाल करती हैं। तभी मेकअप और डायरी भी एक साथ बोल पड़ते हैं। हाँ, अलमारी बहन सही कह रही है रीना। हाँ, अलमारी बहन सही कह रही है रीना। ओह, ये तो बड़ी गलत बात है। अभी जाकर पूछती हूँ। माँ जी, क्या बात है? आपको शर्म नहीं आती? रोज मेरी अलमारी खोलकर मेरी डायरी पढ़ती हैं और तो और मेरा मेकअप भी सारा खराब कर देती हैं। सास हैरानी और गुस्से के साथ जवाब देती है। पागल हो गई हो क्या रीना? क्या सबूत है कि मैं तुम्हारी डायरी पढ़ती हूँ, है या तुम्हारी अलमारी छूती हूँ? अब इस बात का जवाब रीना क्या देती? कैसे बताती सास को कि उसे ये सारी बात अलमारी ने खुद बताई है? वो चुपचाप वहां से चली जाती है। तो वहीं सास मन ही मन रीना के उस जादुई हार के बारे में सोच रही होती है। क्या हार है रीना के गले में? मैंने तो इतनी बार उसकी अलमारी खोली, लेकिन ये हार पता नहीं कहाँ रखा था इसने। कोई बात नहीं, कल तो मैं हार लेकर ही रहूंगी। अगले दिन रीना जैसे ही पार्क के लिए निकलती है, उसकी सास उसके कमरे में जाकर उसकी अलमारी खोलती है, लेकिन उसे वो हार कहीं नहीं मिलता है। सास परेशान होकर बाहर निकल जाती हैं और ड्राइंग रूम में सब्जी काटने लगती है। पता नहीं इतना सुंदर हार कहाँ से लेकर आई है। पूरी अलमारी छान ली, कहीं भी हार नहीं मिला। तभी रीना पार्क से वापस आ जाती है और रीना के गले में वो हार होता है। रीना को देखते ही थाली में रखा बैंगन उछल पड़ता है। रीना रीना, तुम्हारी सास तुम्हारी अलमारी खोलकर कोई हार ढूंढ रही थी। रीना को बैंगन की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सास के सामने बैंगन से बातें करने लगती है। क्या कहा तुमने? इन्होंने आज फिर से मेरी अलमारी खोली और मेरा हार ढूंढ रही थी। ये तो हद है। रीना की सास उसकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाती है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रहती हैं। अरे मैं क्या करूंगी तुम्हारी अलमारी छूकर? और इतना ही है तो ताला लगाकर जाया कर। पहले ये बता कि तू बातें किससे कर रही थी? कौन है जो तेरे कान भर रहा है? कहीं घर में तूने कैमरा वैमरा तो नहीं लगा रखा है? मैं क्यों लगाने लगी कैमरा? पर आप सुधर जाइए। तभी बीच में बैंगन फिर बोल पड़ता है। अरे रीना, अपनी सास को बोलना आज मुझे अच्छे से पकाए, खाने वालों को मजा ही नहीं आता है। गुस्से से लाल रीना बैंगन को डांटकर अंदर चली जाती है और सास एक बार फिर हैरानी से देखने लगती हैं कि आखिर ये किससे बात करती है। रीना की सास को लगता है कि उसकी बहू पर किसी चुड़ैल का साया है, जो उसके घर में ना रहकर भी सारी बात पता चल जाती है और वो न जाने किससे बात भी करती है। रीना की सास अगले दिन एक तांत्रिक को उठा लाती हैं, जो रीना के सर से भूत उतारने के लिए आता है। रीना, ओ रीना, जरा बाहर आ। आज तो मैं तेरा भूत उतार कर ही रहूंगी। न जाने किस किस से बात करती है। तभी रीना वहां आ जाती है। रीना के गले में वो माला होती है। सास और तांत्रिक को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, मेरे ऊपर किसी भी भूत का साया नहीं है। जो है वो आप ही हैं और ये तांत्रिक वांत्रिक कुछ नहीं होते। ये सुनकर तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है। बेवकूफ औरत, अब देख, मेरे पास ये खास तरह का झाड़ू है जो खुद बादशाह अकबर ने मेरे पूर्वजों को दिया था। जिसके भी सर पे ये झाड़ू पड़ता है ना, उसके सर से भूत भाग ही जाता है।
अब आएगा मजा। हाँ। तभी तांत्रिक का झाड़ू हंसने लगता है। अरे रीना, इस पागल तांत्रिक को बोल मैं बादशाह अकबर के पास से नहीं बल्कि पास के अकबर भाई की दुकान से कल ही आया हूँ। और हाँ, मेरे पैसे भी अभी तक इसने दुकानदार को नहीं दिए हैं। और रीना से बोलता है। ए, रीना भी झाड़ू की बात सुनकर हंसने लगती है। तांत्रिक रीना की सास से कहता है, लगता है इसका भूत फिर से इसके सर चढ़ गया है। और देखो, अभी तो मैंने झाड़ू चलाई भी नहीं, तब इसका ये हाल है। देखो जरा कैसे डर के मारे झाड़ू देखकर रो रही है। तभी रीना तांत्रिक को कड़क आवाज में कहती है, ढोंगी बाबा, निकल जा यहाँ से, वरना सबको बता दूंगी कि जिस झाड़ू को तू बादशाह अकबर का बता रहा है ना, वो तूने कल ही पास अकबर भैया की दुकान से उधार में लिया है। तांत्रिक रीना की बात सुनकर घबरा जाता है और भागने लगता है। अरे माँ जी, इस पर तो सच में किसी बड़ी चुड़ैल का साया है, मैं इसे नहीं ठीक कर सकता। भागो। इतना कहकर वो वहां से भाग जाता है। रीना की सास बड़े ही प्यार से रीना से कहती हैं, अरे रीना बिटिया, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तू तो बड़ी समझदार बहू है। भगवान सभी को तेरे जैसी बहू दे। इतना कहकर रीना की सास जाने लगती है और उसके पीछे घर के सारे सामान रीना के साथ जोर जोर से हंसने लगते हैं।